हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हिंदू लॉ के आपको सेक्शन 21C तक बता दिया था। आज हम 22 की बात करेंगे। तो 22 क्या कहता है कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उसका मुद्रण या प्रकाशन न किया जाए। तो हिंदू विधि अधिनियम के अधीन विवाह विच्छेद से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है वो बंद कमरे में की जाएगी। किसी व्यक्ति के लिए ऐसी कार्रवाई के संबंध में उस बंद कमरे में जो भी बातें हो रही हैं उसका मुद्रण या प्रकाशन मतलब उसका प्रचार बाहर आप नहीं कर सकते। ठीक है, उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा। अगर कोई करता है तो वो विधिपूर्ण नहीं होगा। जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय न्यायालय को पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित, जब तक उस केस से संबंधित उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से वहाँ से कोई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, उस बंद कमरे में जो भी वाद की प्रक्रिया चल रही थी उससे संबंधित कोई भी सूचना को बाहर प्रकाशित नहीं किया जाए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों का प्रकाशन करता है, माननीय उच्च और उच्चतम न्यायालय के बातों का उल्लंघन करता है, तो उसे 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, ये था हमारा धारा 22। अब आते हैं धारा 23, कार्रवाइयों में आज्ञप्ति मतलब डिक्री इन प्रोसीडिंग। अब डिक्री इन प्रोसीडिंग क्या है? तो इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाही में, चाहे उसकी प्रत्यक्षा में की गई हो ना की गई हो, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि देखिए इस कार्यवाही के दौरान वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी एक की समस्या का समाधान हो गया हो अथवा नहीं, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है, वादी या प्रतिवादी दोनों में किसी का समाधान हुआ है कि नहीं इससे मतलब नहीं, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है तो अनुतोष अनुदत्त करने के लिए कोई आधार विद्यमान है और याचिकादाता मामले को छोड़कर जिनके द्वारा खंड 2 के उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड गा से निर्धारित आधार पर अनुतोष चाहा गया है, अपने ही दोष या योग्यता से अनुतोष के प्रयोजन के लिए प्रभाव किसी रीति से नहीं उठा रहा है। और कहने का मतलब है कि न्यायालय को अगर ये समाधान हो गया है कि विवाह विच्छेद हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय विवाह विच्छेद के मामलों में सबसे पहले यही कहता है कि भाई 1 साल के अंदर कोई याचिका एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में आपको बताया था। उसके बाद न्यायालय पूरी कोशिश करता है कि मामला विवाह विच्छेद तक ना पहुंचाया जाए। उनको न्यायालय अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे के आधार पर पूरी कोशिश करता है कि पति और पत्नी के बीच में सुलह हो जाए और वो लोग आपस में साथ रहने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो विवाह विच्छेद का समाधान कर दिया जाता है। जहाँ की याचिका का आधार उल्लिखित आधार है या धारा 13 की उपधारा 1 के खंड झा से उल्लिखित आधार है, वहाँ याचिका द्वारा परिवादित कार्य या कार्यों में किसी तरह का उपसहायक नहीं रहा है या कार्य उन कार्यों के प्रति उसकी मौनकुलता नहीं बरती है, उसने कार्यों को दरगुजर नहीं कर दिया है। जहाँ की याचिका का आधार क्रूरता है, वहाँ याचिकादाता ने क्रूरता को किसी तरह दरगुजर नहीं करते। अब इसमें कहने का मतलब है कि इस वाद की सुनवाई में ये चीज़ देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने क्रूरता की हदें पार कर दी। ठीक है, तो जज को भी समझ में आ जाता है कि ये इंसान जो है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके साथ इस स्त्री को छोड़ना इम्पॉसिबल, तो इसलिए विवाह विच्छेद कर ही देना चाहिए। जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर चाहा गया, देखिए अब इसके जो दूसरा खंड में क्या कहा गया कि जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति से मतलब दोनों की मर्जी से चाहा गया हो और ऐसी सम्मति बल, कपट या असमय असर से प्रभावित नहीं की गई। और देखिए ऐसी सहमति किसी बल, कपट या जोर जबरदस्ती से ना की गई तो अर्जी जो धारा 11 के अधीन उपस्थित अर्जी नहीं है, याचिका प्रत्युरदाता के साथ दुर्संधि करके पेश नहीं की गई है, यहाँ अभियोजित नहीं की जा रही, मतलब बलपूर्वक नहीं की जा रही, तो कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है और ऐसा कोई अन्य वैध आधार नहीं है जिससे कि अनुतोष अनुदत्त न किया जाए, तो ऐसे मामलों में न कि अन्यथा न्यायालय तदनुकूल ऐसा अनुतोष ज्ञात करेगा।
जब न्यायालय को लगेगा कि हाँ किसी बलपूर्वक या कपटपूर्वक या जोर जबरदस्ती से इनकी पिटीशन फाइल नहीं की गई है और दोनों की परस्पर सहमति है कि हाँ इन दोनों का विवाह हो जाना चाहिए, तो ऐसे मामले में वह जल्द से जल्द सुनवाई कर देता है। जैसे इसमें आपने एक केस सुना होगा टीना डाबी का, जो जिन्होंने उनसे पहली बार जो शादी के जो मुस्लिम व्यक्ति थे, वो भी IAS थे, तो वो 6 महीने साथ रहने के बाद उन्होंने 6 महीने साल भर जो भी है, मुझे पूरा केस नहीं पता, तो उन्होंने मस्जिद के सामने जाकर बता दिया कि सर हम नहीं रह सकते, हमारी विचारधारा नहीं मिलती, और दोनों की पारस्परिक सहमति थी, तो विवाह विच्छेद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा धारा 23 था। अब इसमें बात करें कि विवाह विच्छेद 23 का जो है वो विवाह विच्छेद या अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी का अनुतोष है। कहने का मतलब है अ रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। क्या है विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण? मतलब तलाक या जुडिशियल सेपरेशन या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी अर्जीदार की जारक्रम कुर्ता और वेदन के आधार पर न केवल चाहे गए अनुतोष का विरोध कर सकेगा। अब देखिए, जुडिशियल सेपरेशन और तलाक या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी की मतलब वादी की जो अर्जीदार है वो अपील कैसे कर सकता है? जारक्रम कुर्ता या अभिजन के आधार पर न केवल चाहेगा तो उसका विरोध कर सकेगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा विरोध कर सकता है, बल्कि उस आधार पर इस नियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा और उसमें प्रतिदावा भी कर सकेगा। इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसका वह उस दशा में हकदार होता है या होती है, जिससे उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए अर्जी उपस्थित की है। ठीक है, ये था धारा 23। अब इसमें हम बात करें धारा 24 की, तो धारा 24 क्या कहता है? वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय, मेंटेनेंस, पेंडेंट, लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग। क्या कहता है ये धारा 24? जहाँ की इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अपने पालन और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए यथास्थिति पत्नी या पति की अपनी पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, वहाँ पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्युत्दाता या प्रत्युत्दात्री का आदेश देखेगा कि वह याचिका दात्री या याचिका दाता की कार्यवाही में लगने वाले व्यय दे, और जो राशि याचिका दाता व याचिका दात्री की अपनी आय और प्रत्युत्दाता की आय को ध्यान में रखकर न्यायालय की लगे वह राशि कार्यवाही के दौरान प्रति मास दे। अब देखिए, वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाही के व्यय क्या है कि अगर न्यायालय को लगता है कि पति और पत्नी दोनों के पास पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, वहाँ पर पति और पत्नी के आवेदन पर प्रत्युत्दाता और प्रत्युत्दात्री को आदेश दे सकेगा। मतलब पत्नी के पक्ष से और पति के पक्ष से, दोनों पक्षों से, ये उसका मतलब वही हुआ। प्रत्युत्दाता और प्रत्युत्दात्री का मतलब वही हुआ, उनको आदेश दे सकेगा कि जो भी व्यय लग रहा है उसको आप दें, परंतु यह कि खर्चे के संदाय के लिए कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के आवेदन का यथासंभव निस्तारण पति या पत्नी को नोटिस की तामील के 60 दिन के अंदर किया जाएगा, और इस चीज़ का आदेश जो होगा उसकी तामील 60 दिन के भीतर की जाए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 24 तक पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन की बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।